स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे परिवार में जब भी एक लड़की का जन्म होता है हम बहुत खुश हो जाते हैं और सभी लोग लग जाते हैं कि उसका विकास अच्छी तरह से हो। और जैसे जैसे लड़की या लड़का जब बड़ा होने लगता है तो शरीर में कई तरह के बदलाव भी देखे जाते हैं। लड़कियों के अंदर बहुत सारे बदलाव देखे जाते हैं। आज हम उनमें से बात करेंगे माहवारी की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी लड़की का जब विकास होता है तो वो सही समय पर हो, सही तरीके से हो, और इसके लिए सारी जानकारियाँ भी बिल्कुल सटीक और सही आपके पास होनी चाहिए। हम आज कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकें। आपको बता दें कि ये जानकारियाँ लेकर आज हमारे बीच उपस्थित हुई हैं सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सांत्वना शरण, जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं विमेंस डॉक्टर विंग में। और डॉक्टर साहब का हम सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। मैम नमस्कार। और बहुत सारी बधाइयाँ भी आपको देते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने बहुत ही कीमती वक्त में से निकाल कर हमें ये वक्त दिया है, हमारे दर्शकों को दिया है ये वक्त, ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके माध्यम से उन तक पहुँचे। और हम आपको बधाई इसलिए देना चाहते हैं कि हमें पता है कि आपने शिशुओं के लिए, महिलाओं के लिए, उनसे संबंधित जो भी अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें बहुत सारी सेवाएँ आपने दी हैं, लगातार दे रही हैं, और उससे संबंधित कई गतिविधियों में आप भाग ले रही हैं। कई कार्य इनके लिए आपके माध्यम से किया जा रहा है। तो उसके लिए हम आपको इसलिए आपको बधाई देते हैं कि इसके लिए आपको न सिर्फ ज़िला या राज्य स्तर पर बल्कि नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको कई सम्मानों से अलंकृत किया गया है। तो फिर से आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हुए मैम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है और अभी भी इसमें लगातार जुड़ी हुई हैं, तो कहाँ कहाँ पर अभी आप अपनी सेवाएँ दे रही हैं? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य ही है, हम अपने अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा लोगों में ये जागरूकता ही फैलाना चाहते हैं बच्चों, औरतों, महिलाओं से संबंधित बीमारियों और उनसे बचाव के बारे में। तो जैसा आप पूछ रही थी, आपने बताया भी, मैं नेशनल जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की टीम है उसकी मैं मेंबर हूँ। अभी फ़िलहाल इस वक्त मैं विमेन डॉक्टर्स विंग की ईस्ट जोन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं स्टेट झारखंड के लिए मिशन पिंक हेल्थ, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें हम लड़कियों और बच्चों और लड़कों के स्वास्थ्य के ऊपर काम करते हैं, उनके जन्म से लेके बिल्कुल लंबी आयु तक। और फेडरेशन ऑब्स एंड गायनी फॉक्सी के लिए भी जो नेशनल टीम है उसमें मैं शामिल हूँ, और हम महिलाओं की विभिन्न बीमारियों के बारे में काम कर रहे हैं। साथ में अभी एक नया जो विंग बना है फेडरेशन ऑब्स एंड गायनी का, फॉक्सी का, नो टू वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, वाओ, इसके बारे में भी अभी हम लोग पूरे ग्लोबल लेवल पे फॉक्सी की तरफ से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है मैम, और जिससे संबंधित आप काम कर रही हैं, और इस तरह की जानकारियाँ जो हैं वो हमारे समाज में लोगों के बीच जाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ही एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी विषय हमने आज चुना है लोगों के बीच इसकी जानकारी पहुँचाने के लिए, वो है माहवारी। तो ये जो कि बहुत ही ज़रूरी है, सही तरीके से होना और सही समय पर होना, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इससे संबंधित पूरी और सही जानकारी नहीं रखते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो माहवारी है ये क्या है? माहवारी, जैसा कि नाम से हम समझ सकते हैं, ये इसके जो 2 साइकिल के बीच का जो ड्यूरेशन है वो लगभग 1 महीने जितना, मतलब 28 से 30 दिन का होता है। इसलिए हम इसे माहवारी बोलते हैं, अर्धवार्षिक या वार्षिक नहीं बोलते। 2 पहले फर्स्ट डे ऑफ 1 साइकिल टू फर्स्ट डे ऑफ अनदर साइकिल, 22 से 32-35 दिन का गैप होना चाहिए, तब हम उसे एक नॉर्मल साइकिल मानते हैं। और चूंकि ये हर महीने में होता है इसलिए माहवारी बोलते हैं। और ये शुरुआत इसकी होती है एडोलेसेंट एज में, बच्चों की, जो लड़कियों की जो किशोरावस्था है उसमें ये शुरुआत होती है। तो वो एडोलेसेंट एज भी जो है वो मैं बताना चाहूँगी कि 9 से 11 साल से लेके 18-19 साल तक, ये जो समय है शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं बच्चों के, और बच्चे एक छोटे बच्चे से एक वयस्क बनते हैं। तो ये बदलाव का फेज़ है, इसी को हम किशोरावस्था बोलते हैं। और इसी में इस समय लड़कियों में माहवारी की शुरुआत होती है, जिसमें उनके जनन इंद्रियों से, उनके यूट्रस से, बच्चेदानी से रक्त का स्राव होता है हर महीने एक साइक्लिकल पैटर्न में। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दिया है मैम। तो आपने बताया भी कि एक टाइम पीरियड होता है, एक अंतराल होता है, उस अंतराल में ये होता है और होना भी चाहिए इसी अंतराल के बीच में। आपने कहा कि
कुछ खास उम्र है जिसमें इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए, लेकिन कई बच्चों में, कई लड़कियों में कभी जल्दी शुरू हो जाता है, कभी देर से ये माहवारी की शुरुआत होती है। तो ऐसे में मतलब कब हम इसको बिल्कुल कॉमन माने और सही माने कि ये सही समय है, या कब हमें चिंता करनी चाहिए कि हाँ डॉक्टर के पास जाना है? जानना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों में जैसे मैंने बताया कि किशोरावस्था के समय शुरू होना चाहिए। तो 9-10 साल से लेके 11 साल तक जो समय है, इस बीच में माहवारी की शुरुआत आजकल हो जाती है। पहले थोड़ा लेट होता था, लेकिन अब हमारा रहन सहन, खान पान, हमारा वातावरण ऐसा है कि थोड़ा अर्ली हो गया प्यूबर्टी का समय। अच्छा। और लेटेस्ट हम ये बच्चों को बताते भी हैं अपने कार्यक्रम में कि 15 से 16 साल, मैक्सिमम 16 साल तक अगर माहवारी की शुरुआत नहीं होती है तो डॉक्टर से मिलना है, और माँओं को और बच्चियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये इस टाइम पीरियड में अगर शुरुआत ना हो तो ज़रूर मिलना है। और आपने बताया कि ये जो माहवारी है इसमें रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव के बारे में भी लोगों को सही जानकारी नहीं है। आप तो इस पर काम भी कर रही हैं, आपने देखा भी होगा कितना होना चाहिए, कब होना चाहिए, कब तक होना चाहिए, ये बहुत सारी बातें हैं। तो रक्तस्राव के संबंध में भी हम आपसे जानकारी हासिल करना चाहते हैं। मैं एक एक करके बताना चाहूँगी, क्योंकि रक्तस्राव बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी से डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में खून का कितनी लेवल क्या रहेगा। अगर ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है तो खून की कमी हो जाती है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है बच्चियों में और औरतों में अनीमिया का। रक्तस्राव होता रहता है, लोगों को नॉर्मल का लेवल नहीं मालूम है कि कितना नॉर्मल है। कि उससे ज़्यादा हो तो हम तुरंत उसके बारे में जागरूक हो जाएं कि ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है। तो मैं बताना चाहूँगी कि कितने ड्यूरेशन तक ब्लीडिंग होनी चाहिए। 2 to 7 डेज, 2 दिन से 7 दिन तक रक्तस्राव का समय है। और कितना ब्लीडिंग होना चाहिए कि हम समझ सकें कि ये नॉर्मल है, और इससे ज़्यादा हो गया तो वो ज़्यादा है। क्योंकि ज़्यादा रक्तस्राव को ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। और कुछ ऐसे हमने इतने समाज में काम किया, इतने जगहों पे मैं गई हूँ, तो ज़्यादातर जगहों में मैंने देखा कि ज़्यादा रक्तस्राव को लोग फर्टिलिटी से जोड़ देते हैं कि ज़्यादा रक्तस्राव है तो आगे चल के बच्चा रुकने में आसानी होगी। तो ये बिल्कुल गलत धारणा, इसको मैं आज और अभी इस कार्यक्रम की तरफ से करेक्ट करना चाहूँगी। तो रक्तस्राव जो है एक दिन में 3 to 5 ml, तो अगर हम 7 दिन के कैलकुलेट करें तो 35 से 40 ml ही रक्तस्राव होना चाहिए। और हम इसे देखें कैसे, समझे कैसे कि 2 ml कितना है। तो हमारे घर में जो चाय का चम्मच है, छोटा चम्मच, खाना खाने का चम्मच बड़ा है, टेबल स्पून, वो 10 ml का है। छोटा चम्मच जो है 5 ml का, उसको भी अगर हम आधा कर दें तो 2.5 से 3 ml ये रक्तस्राव होना चाहिए एक दिन में। तो अगर हम इसको इस तरह से अंदाज लगाएं कि 7 दिन में कितनी ब्लीडिंग होगी, तो जिस ग्लास से हम पानी पीते हैं वो एवरेज 200 ml का होता है। उससे भी आधा 100, उसका आधा 50, उसका भी आधा। इतना थोड़ा सा रक्तस्राव जो है वो हर महीने में अगर हो रहा है 2 से 5 दिन या 7 दिन के अंदर में, तभी वो नॉर्मल है। अगर उससे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और खून के थक्के आ रहे हैं तो इसका मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। तो हम कैसे समझे कि रक्तस्राव कितना है, क्योंकि वहाँ मेजरमेंट का तो कोई तरीका नहीं है। तो हम पैड के सोक होने से समझ सकते हैं। अगर वो पैड 6 से 8 घंटे में भीग जाता है और बदलने के लायक हो जाता है तो उतनी ब्लीडिंग ठीक है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर जल्दी जल्दी पैड भीग रहा है, 2 घंटे 3 घंटे में सोक्ड हो जा रहा है, या उसमें क्लॉट्स आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा ब्लीडिंग है और उसके लिए तुरंत अलर्ट हो जाना है। बिल्कुल, मतलब ये सारी जो मतलब जानकारियां हैं, सावधानियां हैं, इसको रखना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम पीरियड से कुछ भी ज़्यादा या कम होता है, रक्तस्राव कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, तो डॉक्टर से एक बार संपर्क ज़रूर करना चाहिए। और ये तो बात है ना मैम कि समाज में जो है हमारी जो बच्चियां हैं या हमारे जो घर के जो पेरेंट्स होते हैं, उनके अभी भी आपस में बहुत ही फ्रीली इस संबंध में बात नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो संकोच है वो मन में रह जाता है और अपनी बातें वो बता नहीं पाती हैं। इसके बारे में भी आपसे हम पूछेंगे कि इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है या करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अगर लड़कियों का माहवारी अब शुरू होना है, वो उस समय हो सकता है लड़की जो है, बच्ची, वो कहीं भी हो, स्कूल में हो, मार्केट में हो, किसी अदर प्लेसेस में हो, कहीं भी हो सकती है। उस स्थिति में अगर माहवारी की शुरुआत उसको होती है तो उस समय उस बच्ची को किस तरह से पेरेंट्स या घर वाले तैयार करें ताकि वो डरे नहीं, मतलब परेशान ना हो कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ में। मैं दोनों सवालों का जवाब दूंगी। पहले तो जैसे आपने बताया कि किस समय हमें ये ध्यान देना है कि बच्चे को प्रिपेयर कैसे करें पीरियड्स आने के लिए। तो बच्चों के माओं को और बच्चियों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और मैं चाहूँगी इस तरह के जो भी माहवारी से संबंधित कार्यक्रम होते हैं बच्चियों को दिखाएं। घर में जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, वो भी देखिए प्रोग्राम,
क्योंकि ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी का। तो इसके बारे में कोई निषिद्धता नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में बात करने में संकोच नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य सरकार का एक प्रोग्राम भी है चुप्पी तोड़ो, जिसमें हम बच्चियों को माहवारी से संबंधित बातचीत करने के लिए एनकरेज करते हैं कि जैसे तुम बाकी समस्याओं के बारे में या किसी रिक्वायरमेंट के बारे में घर में पापा को, मम्मी को, भैया को बोलते हो, उसी तरह अपने पैड्स के बारे में या माहवारी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, दर्द है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो उसके बारे में बताओ। और इस खास एज में जो जानना ज़रूरी है माओं को कि इस एज में बच्चियों के पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं। तो माओं को उनको इसके बारे में हमेशा अवेयर भी कर देना चाहिए कि अब ये टाइम आ गया, तुम्हारा पीरियड स्टार्ट हो सकता है। और उनके पर्स में हमेशा एक छोटा पैड छोड़ देना चाहिए कि कभी ऐसी ज़रूरत पड़े तो वो उसको इस्तेमाल करें। उसको लगाने का तरीका उनको बता देना चाहिए। और कई सारी जगहों में, अभी स्कूल्स में और कई जगह मैंने शॉपिंग मॉल्स में भी देखा कि वेंडिंग मशीन है जहाँ से आप कुछ पैसा देके, 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये देके एक पैड निकाल सकते हैं, आसानी से वो पैड मिल सकता है, उपलब्ध करा सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि यूनिवर्सली हो, अच्छे अच्छे शहरों में जो बड़े विकसित देश है वहाँ यूनिवर्सल है, सब जगह पैड्स मिलते हैं। कहीं भी आपको ज़रूरत हो, आप जो भी उसका मिनिमम कॉस्ट है वो देके एक पैड तुरंत ले सकते हैं। तो ये सब जगह अवेलेबल होना चाहिए। बिल्कुल, तो इस तरह से हमें अपने बच्चियों को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, और वो लड़के हों या लड़की हो, जो सही जानकारी इस चीज़ के बारे में सबको होना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं है कि लड़की है तो सिर्फ उनको जानना है, लड़कों को नहीं जानना है। और ऐसे में जो आपने पेन की बात की है, तो जैसे कि पेन भी होता है, बहुतों को चक्कर भी आते हैं, उल्टियाँ आती हैं, तो उसके लिए कैसे तैयार रहे? उसके बारे में भी मैं ये बताना चाहूँगी कि मासिक धर्म चूँकि एक हार्मोनल चेंज है बॉडी का, तो उसके साथ रिलेटेड हमारे कुछ और सिम्टम्स भी बॉडी में आते हैं, जैसे हेडेक होना, थोड़ा चक्कर आना, पेट में क्रैम्प होना सबसे कॉमन है, कई बार नौशिया वॉमिटिंग हो जाना। तो ये इसको इस तरह से जज करना है कि अगर ये सब ऐसा है कि उसकी वजह से हमारा डेली रूटीन अफेक्टेड नहीं हो रहा है, हमारी पढ़ाई, हमारा रोजाना का जो दिनचर्या है, वो हमारा काम, वो अफेक्टेड नहीं हो रहा है, क्योंकि हम हर महीने 4-5 दिन निकाल के नहीं रख सकते कि इस समय हम कुछ करने के लायक नहीं, हम आराम करेंगे। तो अगर हमारा दिनचर्या अफेक्टेड नहीं हो रहा है तो थोड़ी बहुत परेशानी हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं कि उससे हमारा थोड़ा हल्का क्रैम्प हुआ, थोड़ा हल्का चक्कर आया, तो उसको हम मैनेज कर लेंगे पानी पी के और कुछ हल्की फुल्की दवाओं से। लेकिन अगर उसकी वजह से हमारे डेली रूटीन में डिस्टर्बेंस हो रही है, दर्द की वजह से बेड पे रोल कर रहे हैं, चक्कर की वजह से उठ के खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इतना हेडेक हो रहा है, फीवर हो जा रहा है, कई बार लोगों को उल्टी और दस्त लग जाते हैं बच्चियों को, तो ये सब हो रहा है, तो इसके लिए डॉक्टर से मिलके उसका ट्रीटमेंट ले लेना, क्योंकि इसके पीछे कोई रीजन भी हो सकता है। कई बार कोई ट्यूमर्स हैं, कोई हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, कुछ साइक्लिकल इरेगुलरिटीज है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो वो अपना करेक्शन करा सकते हैं उसको। तो उसके लिए डॉक्टर से मिलना, नॉर्मल से थोड़ा भी अगर अलग ये हो तो डॉक्टर से एक बार संपर्क करके जानकारी हासिल करनी चाहिए। नॉर्मल क्या है वो सबको मालूम होना चाहिए कि यहीं तक नॉर्मल है, इसके ऊपर या इसके नीचे फिर दिखाना जरूरी है, क्योंकि अगर उस समय फिर हम लापरवाही बरतते हैं तो हो सकता है कि फिर भविष्य में हम उसके साथ उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही समय पर हम उसको दिखाकर उसको ठीक कर सकते हैं। सही समय पर दिखाने से ये समस्याएं ठीक भी हो जाती हैं। जो अभी आपने बताया मैम कि पैड की जो है वो हर जगह अभी आसानी से उपलब्ध है, सरकार के द्वारा, NGOs के द्वारा बहुत सारी चीज़ें ये सब उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल से संबंधित भी जो बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण बातें हैं वो सबको जानना बहुत ज़रूरी है, बच्चियों को, उनके पेरेंट्स को। तो किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि उसके चलते किसी तरह की समस्या ना हो। पैड्स के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बोलते हैं पैड्स का इस्तेमाल करो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है कि कैसे हाइजीनिकली, जी बिल्कुल, और कितनी देर तक और कैसे पैड इस्तेमाल करें। तो पैड को हमेशा जैसे पीरियड स्टार्ट होता है पैड इस्तेमाल करना है। पैड को चेंज करने की फ्रीक्वेंसी है 6 से 8 घंटे में, चाहे वो पैड सोक्ड हो या ना हो, क्योंकि ब्लड के अलावा बॉडी फ्लूइड्स हैं, पसीना है, ये भी उसमें लग रहा है। तो इसके वजह से पैड एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है इन्फेक्शन का। अगर ज़्यादा देर तक हम उसको लगा के रखते हैं तो उसमें बहुत तरह के बैक्टीरिया, वायरस कल्चर हो जाते हैं। इसीलिए हमको 6 से 8 घंटे में उसको चेंज करना है, चाहे वो भींगा हो चाहे नहीं। दिन में 2 या 3 बार पैड चेंज करने का बिल्कुल एक दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे इसको चेंज कर देना। पैड को जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पैड भी हमें ऐसे पैड यूज करने चाहिए जिसमें विंग्स बने हुए हों। अच्छा, ताकि हमारे पैंटी का जो साइड है वो उस विंग से कवर हो जाए, और हम जब उसको हटाएं तो वो भी साथ में हट जाए। नहीं तो पैंटी के साइड्स गीले होके कई बार कड़े हो जाते हैं, छिल जाता है, वहाँ पे इन्फेक्शन का ये बहुत बड़ा सोर्स हो जाता है, जो जनरली हम लोग इग्नोर करते हैं। और ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पैड्स को जब हम रिमूव करते हैं, हटा देते हैं पैंटी से, तो उसको एक पुराने रद्दी पेपर में लपेट के डस्टबिन में डालना है। खुलेआम नहीं डालना है या कहीं ऐसे रोड पे ओपनली नहीं फेंक देना है, क्योंकि वो इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड है वो, और उसको जानवर भी खराब करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उनको अच्छे से पेपर में रैप करके डस्टबिन में डालना है, जहाँ से वो प्रॉपरली चला जाए, डिस्पोज हो जाए।
और पैड को इस्तेमाल करने के समय भी बिल्कुल हाइजीन मेंटेन करना है। खुला हुआ पैड, कहीं भी ऐसे रखा हुआ पैड इस्तेमाल नहीं कर लेना है। तो मतलब पैड भी अपने आप में बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए और तुरंत पैकेट से निकाल के इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल किया। जो हमारा प्राइवेट पार्ट है और पूरे बॉडी को उस समय साफ रखना बहुत जरूरी है। जो मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात कर रही हूँ, ज़्यादातर हम जब गाँव में और कई बार शहरों में भी जाते हैं तो वहाँ पर एक धारणा है कि पीरियड्स के समय नहाना नहीं है, बाल नहीं धोना है। लड़कियां बोली कि तुम्हारे पीरियड्स कब आया था, तो बाल धोया था इतने तारीख को, मतलब जब पीरियड्स खत्म हो जाएगा तब हम बाल धो सकते हैं, या इस बीच में नहाना नहीं है। तो मैं बिल्कुल ही आज बहुत स्ट्रेस देके बताना चाहूँगी कि उस समय साफ सफाई मेंटेन करना और ज़रूरी है, क्योंकि उस समय ब्लड निकल रहा है बॉडी से, जो बहुत बड़ा सोर्स है इन्फेक्शन का। तो जब भी पैड चेंज करें तो अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से साफ रखें। बहुत तरह के सोप आते हैं, बहुत तरह के पेरिनियल वॉशेस अगर आ गई उनसे साफ करके बिल्कुल क्लीन रखना है, और जितना हो सके उस जगह को ड्राई रखना है ताकि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन कल्चर ना हो सके। तो ये एकदम बच्चियाँ ध्यान दें कि पीरियड्स के समय भी नहाना और साफ सफाई मेंटेन करना उतना ही ज़रूरी है जैसे बाकी दिनों में है। उस समय कोई मना नहीं है कि हम कोई घर का काम नहीं करेंगे, या कई बार कुछ रिलीजियस धारणाएं भी है कि किचन में नहीं जाना है, ये बहुत सारी चीज़ें, वो सब मिथ है, उसको क्लियर करना, उसके वजह से अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने किसी काम में अपने पीरियड्स को बाधा नहीं समझना है। बिल्कुल, अगर कोई भी आपको इस तरह से उसको बाधा समझने के लिए फोर्स करता है तो बिल्कुल समझ जाइए कि वो गलत है। मैम, आप तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि शहरी क्षेत्र में तो इसमें अवेयरनेस है अभी बहुत, गांव घर में भी लोग पैड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर पुराने तरीके से कपड़े या ऐसे ही मतलब कुछ और साधन इस्तेमाल कर रहे हैं? कई गांव में और शहरों में भी काफ़ी जगह घरेलू कपड़े का भी इस्तेमाल हो रहा है, थोड़े बहुत कहीं कहीं है अभी। अच्छा। मैं बिल्कुल उसको आउटराइट रिजेक्ट नहीं करूंगी, क्योंकि घरेलू कपड़े का इस्तेमाल भी अच्छे से अगर हम कपड़े को साफ कर सकते हैं, उसकी हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, जैसे इस्तेमाल के बाद उसको बहुत अच्छे से अगर धो दिया जाए, उसको काफ़ी देर तक बिल्कुल ड्राई हीट में, तेज सूर्य में, सनलाइट में उसको सुखा दिया जाए, उसको डिसइंफेक्ट कर दिया जाए, तो वो दोबारा इस्तेमाल के लायक हो सकता है। अच्छा। और वो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। पैड्स हम एक पर्यावरण के लिए लोड भी बढ़ा रहे हैं। हमारे पास कुछ और भी मेथड्स होते हैं पीरियड्स के ब्लड को देखने के लिए, जैसे वेजाइनल टैम्पून्स आती हैं, अगर उनको हम लोग स्वच्छ तरीके से इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए अच्छा है। कुछ वेजाइनल कप्स भी आते हैं जो सिलिकॉन वगैरह के बने हुए सॉफ्ट और रीयूजेबल होते हैं, वो इकोनॉमिकल भी हैं और बार बार उनको यूज़ किया जाता है। रीयूजेबल पैड्स भी आजकल आ गए हैं बाजार में, जिनको हम अच्छे से साफ करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब जानकारियाँ भी अगर कभी आपको कहीं से मिलती हैं तो डॉक्टर से कंफर्म करके आप उन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन पर्पस है हाँ कि उस समय हाइजीन और अपना ब्लड फ्लो को मेंटेन करना है, देखना है कि हमारे कितनी ब्लीडिंग हो रही है और साफ सफाई बिल्कुल मेंटेन करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। तो अगर इस महामारी में किसी तरह की समस्या होती है, कम ज़्यादा देर तक, या जो भी है, हमने जो अभी ये बातचीत किया है, तो इसके चलते क्या बांझपन की समस्या भी आ सकती है भविष्य में? महामारी के प्रॉब्लम से कई तरह के बीमारियां आगे चल के आती है। महिलाओं के पूरे जो उनका स्वास्थ्य है वो अफेक्टेड होता है अगर महामारी ठीक से नहीं हम लोग मैनेज कर पाते हैं तो। और इसीलिए हमारा ये बहुत मुद्दा है कि अगर हम एक स्वस्थ महिला चाहते हैं तो उसके महामारी से रिलेटेड जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, जो जानकारी है, जो बेसिक नॉलेज है, वो उनको होना चाहिए। हाँ। ताकि वो खुद जज कर सके उनका जो नॉर्मल है उससे डेविएशन है कि नहीं, उनके जो साइकिल है उसमें। ज़्यादा रक्तस्राव होने से अनीमिया हो जाएगा, अगर कम रक्तस्राव हो रहा है तो कई तरह के हार्मोन्स प्रॉब्लम है बॉडी में, कई बार पेन इतना हो रहा है तो उससे रिलेटेड कई तरह की बीमारियां हैं शरीर में जो पेन करा रही हैं। साइकिल अगर बहुत दिन पे आ रहा है या बहुत जल्दी आ रहा है तो वो भी कभी कभी बीमारियों का कारण होता है। अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स है इन्फेक्शन का, और ये सब कारण आगे चल के बांझपन भी करा सकते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन को अगर अच्छे से मैनेज ना करें तो बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है वो इनफर्टिलिटी क्रिएट करने के। बिल्कुल, मतलब ये बहुत ज़रूरी है इसका सही होना, इसलिए हम लोग बार बार इसके बारे में जानकारी लोगों को दे रहे हैं, ये अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे संबंधित जो भी परेशानी है वो ना हो। बहुत सारी समस्याएं लड़कियों के मामले में मैम आजकल सुनाई देती हैं, तो उन समस्याओं का भी हम थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे जो इससे रिलेटेड हैं। तो आप कुछ बताना चाहेंगे लोगों को जो आजकल कॉमनली है? एक दो समस्याओं के बारे में बताना चाहूँगी जो बहुत कॉमन है और बच्चियाँ उसको बिल्कुल इनवेरिएबली यूज़ कर लेती हैं जबकि वो जानती नहीं कि उसमें क्या हो रहा है। सुन के बातचीत से, जैसे आप सब इसके लिए अग्री करेंगे कि तो नेट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जानकारी है सही गलत जो नेट से भी बच्चियाँ कलेक्ट कर लेती हैं। उसमें एक बहुत कॉमन बीमारी है पीसीओडी,
कई बार बच्चियां या औरतें या महिलाएं आती हैं और कहती हैं मुझे पीसीओडी हो गया है। तो हम पूछते हैं कि कैसे पता चला आपको पीसीओडी हो गया? नहीं, हमारे पड़ोसी ने कहा कि आपको जो लक्षण है वो पीसीओडी के हैं। तो नहीं, ऐसे नहीं करना है। किसी भी बीमारी को जज करने के पहले आपको डॉक्टर से मिलकर उसको कंफर्म करना है। तो जैसे एक पीसीओडी बहुत कॉमन आज का टर्म है, इसके बारे में बताना चाहूंगी कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इसका फुल फॉर्म है। जी जी जी। ये शरीर में होता है कुछ हार्मोन्स के इम्बैलेंस से। कुछ हमारे शरीर में माहवारी के समय जो हार्मोन्स बनते हैं और जब लड़कियां बच्चे से वयस्क होती हैं, एडल्ट होती हैं, तो उनके शरीर में जो हार्मोन बनते हैं, कई बार उनका बैलेंस शरीर में सही नहीं है। कई बार उनके दूसरे हार्मोन्स के साथ इंटरेक्शन सही नहीं है। तो इसकी वजह से जो हमारे अंडाशय में जो फॉलिकल्स बनते हैं और उनका जो ग्रोथ होता है मेंस्ट्रुएशन के समय, वो बैलेंस में नहीं हो पाता। अच्छा। इर्रेगुलर है, जिसकी वजह से अंडाशय का साइज बढ़ जाता है, उसमें एक साथ कई फॉलिकल्स और अंडे तैयार होने लगते हैं। इसकी वजह से माहवारी की समस्या हो जाती है। और चूंकि हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, बॉडी का बहुत सारा हार्मोन है जो आपस में इंटरैक्ट करके दूसरी समस्याओं को दे देता है, जन्म दे देता है। जैसे आप देखेंगे पीसीओडी में कुछ सिम्टम्स है जो बहुत कॉमन है। एक तो काफी दिनों तक पीरियड्स नहीं आना, जिसको हम लोग एमिनोरिया बोलते हैं, ये हो सकता है। इर्रेगुलर साइकिल, मतलब शुरुआत ही नहीं होती है इसकी। शुरुआत भी हो गई तो 6-6 महीना साल भर जब पीरियड्स नहीं आ रहा है, बढ़ जाता है। कई बार ये हो रहा है कि पीरियड जल्दी जल्दी आ रहा है, बहुत कम फ्लो हो रहा है। कई बार ये पीरियड जो है ज्यादा भी हो रहा है, ब्लीडिंग ज्यादा भी हो रही है। इर्रेगुलर है साइकिल, कभी ज्यादा कभी कम। बच्चियां असेस ही नहीं कर पाती कितने दिन तक ब्लीडिंग होगी। ये पीरियड से रिलेटेड हो गए। दूसरा, जो और हार्मोन्स जिनके बॉडी में दूसरे चेंजेस लाते हैं, जैसे हेयर फॉल हो जाना, ये कुछ मैस्कुलिन हार्मोन है, कुछ मेल हार्मोन से बॉडी में जिनका लेवल बढ़ जाता है। अच्छा। ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से। जो इंसुलिन हमारे बॉडी में एक बहुत सेंसिटिव हार्मोन है, जिससे हम डायबिटीज के बारे में हम लोग सब सुनते हैं। कई बार इंसुलिन के साथ रेसिस्टेंस हो जाता है बॉडी में। तो ये सारे हार्मोन्स दूसरे सिम्टम्स भी क्रिएट करते हैं, दूसरे साइंस भी क्रिएट करते हैं, जैसे बाल का झड़ जाना। अच्छा। या ज्यादा बाल, जो मेल पैटर्न है उस तरह के हेयर का ग्रोथ, बियर्ड्स आ जाने, मुस्टैचेस आ जाने, गले कान के साइड में बाल आ जाना। और इसके अलावा चूंकि इंसुलिन के साथ इम्बैलेंस है तो वेट गेन हो जाना, बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाना, ग्रोथ रुक जाना शरीर का। तो ये सब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पीसीओडी के साथ आती हैं। तो कई बार बच्चे, अगर कोई एक सिम्टम मिल गया कि बच्चे का वजन बढ़ा हुआ है और साथ में ब्लीडिंग के प्रॉब्लम है, तो लोग सोचते हैं इसको पीसीओडी होगी। नहीं, आप उसको डायग्नोज करिए, उनकी जांच कराइए, उनके बिल्कुल डायग्नोसिस हो जाती है। कुछ हार्मोन्स के टेस्ट हैं, कुछ ब्लड टेस्ट है, कुछ अल्ट्रासाउंड है, ये सब का रिपोर्ट मिला के हम लोग जज कर सकते हैं कि पीसीओडी क्या है। और जब किसी बीमारी की डायग्नोसिस हो जाती है तो अभी ईश्वर की कृपा है कि मैक्सिमम बीमारियां जो डायग्नोज हैं उनके ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होते हैं। अच्छा, तो ये जो पीसीओडी है, मतलब इसका अगर सही समय पे पता लग जाता है तो ये क्योर इसका हो जाता है? कई बार नहीं भी होता है, लेकिन हम उसको अच्छे से कंट्रोल करके महिला को एकदम एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ दे सकते हैं, जिसमें उनका बाकी पैटर्न भी लाइफ का नॉर्मल रहे, बाद में उनकी फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे और आगे चल के भी उनको इस बीमारी की वजह से कोई शारीरिक नुकसान। तो ये जो पीसीओडी है मैम, इसके चलते जो फर्टिलिटी की बात आपने की है, उसमें क्या कुछ परेशानियां होती हैं? क्योंकि पीसीओडी में जो अंडे का ग्रोथ है वो बहुत नॉर्मल नहीं हो पाता है। जो नेचुरल ग्रोथ है, अंडे का ठीक से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, कई बार बहुत छोटा हो जाएगा, कई बार बहुत सारे पॉलिकल्स तैयार हो जाएंगे जो परिपक्व नहीं हो पाएंगे, मैच्योर नहीं हो पाएंगे। तो ये सब कुछ समस्याएं, इसकी वजह से साइकिल इरेगुलर हो जाएगा। जो एंडोमेट्रियम का ग्रोथ है वो हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से नहीं हो पाएगा। तो ये सब कुछ कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से आगे चल के बांझपन आ सकता है। लेकिन इनका भी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट हो जाता है और ये बांझपन और पीसीओडी दोनों मैनेज हो जाते हैं। दोनों मैनेज हो जाते हैं, लेकिन बशर्ते यही है कि समय रहते हम तुरंत जांच और इलाज कराएं और डॉक्टर के संपर्क में रहते हुए ये जो सारी परेशानियों का हल जो है वो निकलता रहेगा। और जी मैम, एक और इससे रिलेटेड भी बीमारी जिसके बारे में भी आजकल लोग बात करते हैं वो है एंडोमेट्रियोसिस। अच्छा। पीरियड्स के समय अगर ज़्यादा पेन आ रहा है या ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो कई बार माएँ या बच्चे जो है ये कंप्लेन लेके आते हैं मुझे एंडोमेट्रियोसिस हो गया। तो एंडोमेट्रियोसिस की भी हम लोग जांच कर सकते हैं, उनको डायग्नोज कर सकते हैं पहले और फिर डायग्नोसिस के बाद उनका होता क्या है वैसे? एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन है यूट्रस का जिसमें जो मासिक धर्म का फ्लो है ब्लड का वो नीचे सर्विक्स के साथ होने के साथ साथ दोनों ट्यूब्स से निकल के पेट के अंदर हमारा जो पेरिटोनियल कैविटी उसके अंदर भी मासिक जो ब्लड है वो चला जाता है। अच्छा। और चूंकि वो ब्लड शरीर के लिए बाहर फॉरेन ब्लड है तो अंदर में उसकी तरह बहुत तरह के रिएक्शन होते हैं। कुछ फाइब्रस टिश्यू बन जाते हैं, जो आसपास का एरिया वो कड़ा होने लगता है, जमाव होने लगता है, वहाँ पे
सिस्ट बनने लगते हैं, क्योंकि ये अच्छा। मासिक धर्म का ब्लड वहाँ जा रहा है, उसको घेर के टिश्यू बनने की फाइब्रस टिश्यू बन जाते हैं, तो वो सिस्ट बन जाता है, जिसको हम लोग चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। तो इसका अगर पता लग जाता है तो इसके भी पता लगने समाधान के हो बाद जाता है। इसके भी हम लोग ट्रीटमेंट और इनका जो भी क्योर है इससे रिलेटेड, और चूंकि ये सब चीज़ें ज़्यादातर पता चलती हैं जब बच्चा रुकने में प्रॉब्लम होती है, तो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के समय कई बार ये सब डायग्नोस होता है कि पीसीओडी है या एंडोमेट्रियोसिस है। उसके पहले जब ये समस्याएं होती कि पेट दर्द हो रहा है या ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तब पता चलता है कि इनको एंडोमेट्रियोसिस है या कुछ और रीज़न जो इनफर्टिलिटी का था वो है। तो अगर शुरू के दिनों में ही हम इन लक्षणों को पहचान लें कि नहीं ये जो दर्द है ये नॉर्मल नहीं है, ये जो ब्लीडिंग है ये नॉर्मल नहीं, ये जो मेरा साइक्लिकल पैटर्न है ये नॉर्मल नहीं, तो बहुत अर्ली स्टेज में हम उसको पकड़ सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में बड़े बड़े सिस्ट बन जाते हैं बाद में, जिनको हम लोग चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। कई बार वो सिस्ट इतने बड़े होते हैं कि उनके लिए ऑपरेशन करके उनको निकालना पड़ता है। कई बार उससे इतनी फाइब्रोसिस चारों तरफ चिपक जाते हैं सब ऑर्गन आपस में कि बच्चा रुकना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो ये अगर शुरुआत के ही दिनों में हम लोग समझ जाए कि नहीं इनको ज़्यादा पेन हो रहा है, हम लोग इन्वेस्टिगेट कर ले क्या करें, तो बहुत आसानी से और बहुत शुरुआत में हम इनको चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नतीजा मतलब घूम फिर कर हम यही निकाल रहे हैं कि सिम्टम्स को हम पहचानें, लक्षणों को पहचानें और तुरंत बिना देर किए फौरन कहना सीखें, बोलना सीखें, बातचीत करना सीखें और डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज कराएं, जांच कराएं, इलाज कराएं, तो ये पूरी तरह से इसका समाधान हो सकता है। मैम, क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं हमारे अंदर में और भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे और सवाल करें। तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, इसका लाभ लोग ज़रूर उठाएंगे। अपना कीमती वक्त दिया है हमें, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हम लोग भी ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इसके बारे में जानें और इसके बारे में बात करें। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।